नमस्कार, आप देख रहे हैं R9 टीवी। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। हमारे खास कार्यक्रम पोस्टमार्टम में आपका बहुत स्वागत है। R9 टीवी आपके लिए एक बेहद जरूरी और खास कार्यक्रम लेकर आया। हमारे शो में आपसे जुड़े बेहद अहम मुद्दे हम नए तेवर नए कलेवर के साथ में पेश करते हैं। न पक्ष की बात करते हैं, न विपक्ष का हंगामा होता है। सीधा खबर का विश्लेषण आपके सामने, ना कोई भ्रम, ना ही कोई अफवाह, सीधे निष्पक्षता के साथ में खबर का हर निचोड़, क्योंकि आपके लिए सही, सटीक और असल मुद्दों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आजकल बात या तो पक्ष की होती है या विपक्ष की, लेकिन हम आपके लिए तथ्यों के साथ असल मुद्दे को समझाने की कोशिश करेंगे हर खबर का पूरा पोस्टमार्टम। तो देखते रहिए पोस्टमार्टम। तो आज हम बात करेंगे किसानों की। आजाद भारत में हम सबका पेट भरने वाले अन्नदाता को आए दिन अपने अधिकारों, अपने हक को हासिल करने के लिए सड़कों पर उतरना होता है। लेकिन देश की सरकारें वो अपनी चतुर चाणक्य नीति से हर बार इन किसानों को आश्वासन देकर, समझा बुझाकर, सबका पेट भरने के उद्देश्य से अन्न उगाने के लिए वापस खेतों में काम करने के लिए भेज देती हैं। देश में सरकारें चाहे कोई भी आई हो, लेकिन अपने अधिकारों के लिए लंबे समय से हमारे देश के किसान संघर्षरत रहे हैं। उनकी झोली में हमेशा सिर्फ और सिर्फ संघर्ष आता है और उनकी झोली खाली रह जाती है। केंद्र सरकार की तरफ से हाल ही में कृषि सुधार पर लाया गया बिल सत्ता और विपक्ष की राजनीति में मदारी और सपेरे का खेल बन गया। सरकार ने बीन बजाई और इसकी झोली से एक उम्दा किसान हित बिल निकल गया। लेकिन यह खेल दूसरे सियासी मदारियों को नहीं पच पाया। कृषि सुधार के 3 विधेयकों पर सड़क से लेकर संसद तक की राजनीति गर्मा गई, जो आप सभी ने देखा। एक बार किसान फिर से सियासी मोहरा बनता हुआ दिखाई दिया, जो आज तक बन रहा है। किसान कितना मुनाफे और घाटे में होगा यह तो वक्त बताएगा, लेकिन सत्ता और विपक्ष दोनों किसानों की चिंता में दुबले दिखाई देते हैं। किसान हिमायती बनाने में संसद में जिस तरीके से माननीयों का दंगल आपने देखा था, उसे अनैतिक राजनीति की पराकाष्ठा ही कहा जाएगा। कुछ दिनों से कई राज्यों के किसान आपको सड़कों पर भी दिखाई दिए थे। उनकी चिंता इस बात को लेकर थी कि सरकार नया कानून बनाने वाली है, जिससे फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। वहीं सरकार का कहना लगातार था कि नए कानूनों से एमएसपी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यह व्यवस्था पहले की तरह बदस्तूर जारी रहेगी। इसी बीच यह जानना जरूरी हो जाता है कि एमएसपी क्या होता है और इसकी जरूरत आखिरकार कहां पर पड़ती है और क्यों है। तो आज पोस्टमार्टम में हम आपको यही समझाने की कोशिश करेंगे। एमएसपी का नाम आपने बार बार सुना होगा संसद में, माननीयों के जुबान से, किसानों की जुबान से। तो आज सरल भाषा में समझिए कि एमएसपी क्या होता है। सरकार किसान की फसल के लिए एक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है, जिसे एमएसपी कहा जाता है। यह एक तरीके से सरकार की तरफ से गारंटी होती है कि हर हाल में किसान को उसकी फसल के लिए तय दाम मिलेंगे। अगर मंडियों में किसान को एमएसपी या उससे ज्यादा पैसे नहीं मिलते, तो सरकार किसानों से उनकी फसल एमएसपी पर खरीद लेती है। इससे बाजार में फसलों की कीमतों में होने वाले उतार और चढ़ाव का किसानों पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो यह निर्धारित किया जाता है। अब बात करते हैं कि एमएसपी की शुरुआत कैसे हुई थी। आजादी के बाद के शुरुआती दशकों में किसान इस बात को लेकर काफी परेशान थे कि अगर किसी फसल का बम्पर उत्पादन हो जाए तो उन्हें अच्छे दाम नहीं मिल पाते थे। इस तरीके से किसानों की लागत भी नहीं निकल पाती थी, जिस कारण वो आंदोलन करने लगे। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री रहते हुए 1 अगस्त 1964 को LK झा के नेतृत्व में एक समिति बनाई गई, जिसका काम अनाजों की कीमतें तय करने का था। 1966 से 67 में पहली बार गेहूं के लिए तय हुआ था एमएसपी। समिति की सिफारिश लागू होने के बाद 1966 और 67 में पहली बार गेहूं के लिए एमएसपी का ऐलान किया गया। इसके बाद से हर साल सरकार बुआई से पहले फसलों के एमएसपी को घोषित करती आई, जो आज तक जारी है। एमएसपी तय करने के बाद में सरकार स्थानीय सरकारी एजेंसीज के जरिए अनाज खरीदकर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एफसीआई को और नेफेड के पास में उसका भंडारण करती रही है। फिर इन्हीं स्टोर से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए गरीबों तक सस्ते दामों में अनाज पहुंचाया जाता रहा है। फिलहाल 20 से अधिक फसलों पर एमएसपी दिया जाता है। शुरुआत में केवल गेहूं के लिए एमएसपी तय किया गया था। इसके बाद किसान बाकी फसलों को छोड़कर सिर्फ गेहूं की फसल उगाने लगे थे, जिससे अनाजों का उत्पादन कम हो गया था। फिर सरकार की तरफ से धान,
तिलहन और दलहन की फसलों पर भी एमएसपी दिया जाने लगा। फिलहाल धान, गेहूं, मक्का, जई, जौ, बाजरा, चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर, सरसों, सोयाबीन, शीशम, सूरजमुखी, गन्ना, कपास, जूट समेत 20 से अधिक फसलों पर एमएसपी आज भी दिया जाता है। अब आप ये समझ लीजिए कि एमएसपी आखिरकार तय कौन करता है। देश में एमएसपी तय करने का काम कृषि लागत और मूल्य आयोग का है। कृषि मंत्रालय के तहत में काम करने वाली ये संस्था शुरुआत में कृषि मूल्य के नाम से जानी जाती थी। बाद में इसमें लागत भी जोड़ दी गई और जिससे इसका नाम बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया। ये अलग अलग फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करती है। गन्ने का एमएसपी तय करने की जिम्मेदारी गन्ना आयोग के पास होती है। एमएसपी कैसे तय होता है, इसके मानक क्या हैं, ये भी समझिए। एमएसपी तय करने की प्रक्रिया काफी जटिल और लंबी होती है। इसके लिए आयोग अलग अलग इलाकों में किसी खास फसल की प्रति हेक्टेयर लागत, खेती के दौरान आने वाले खर्च, सरकारी एजेंसीज की स्टोरेज क्षमता, वैश्विक बाजार में उस अनाज की मांग और उसकी उपलब्धता आदि मानकों के आंकड़े इकट्ठा करता है। इसके बाद सभी हितधारकों और विशेषज्ञों से सुझाव लिए जाते हैं। अंत में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति इस पर अपना फैसला देती है। सभी फसलों की सरकारी खरीद ना होना परेशानी है। सरकार भले ही 20 से ज्यादा फसलों के लिए एमएसपी तय करती हो, लेकिन आमतौर पर सरकारी स्तर पर खरीद केवल गेहूं और धान की हो पाती है। ऐसे में सभी किसानों को एमएसपी का फायदा नहीं मिलता। इसकी वजह यह है कि गेहूं और धान को सरकार पीडीएस प्रणाली के तहत में गरीबों को देती है। इससे उसे इसकी जरूरत होती है। बाकी फसलों की उसे इतने बड़े स्तर पर जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए उनकी खरीद नहीं होती है। तो एमएसपी का इतिहास क्या रहा है, ये भी जानिए। आजादी के बाद से ही देश के किसानों की स्थिति अच्छी नहीं थी, ना ही आज है। किसानों और उनकी मेहनत और लागत के बदले फसल की कीमत बहुत कम मिल रही थी। कृषि जिसों की खरीद बिक्री राज्यों के अनुसार ही होती थी। अब अनाज कम पैदा होता तो कीमतों में खूब बढ़ोतरी होती, ज्यादा होता तो गिरावट हो जाती। इस स्थिति में सुधार के लिए वर्ष 1957 में केंद्र सरकार ने खाद्य अन्न जांच समिति यानी कि फूड ग्रेन्स इंक्वायरी कमेटी का गठन किया था। इस समिति ने कई सुझाव दिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब सरकार ने अनाजों की कीमत तय करने के बारे में सोचा विचारा। इसके लिए वर्ष 1964 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने अपने सचिव लक्ष्मीकांत झा के नेतृत्व में खाद्य और कृषि मंत्रालय अलग अलग काम दे दिए और खाद्य अनाज मूल्य समिति का गठन किया। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का मत था कि किसानों को उनकी उपज के बदले कम से कम इतने पैसे मिले कि उनका नुकसान ना हो। तब देश के कृषि मंत्री चिदंबरम सुब्रमण्यम खाद्य अनाज मूल्य समिति के एल.के. झा के साथ टीपी सिंह, बी.एन. आधारकर के अतिरिक्त सचिव, वित्त एम.एल.ए. दंतवाला और इसके साथ ही एस.सी. चौधरी जो कि मंत्रालय का ही हिस्सा थे और उसमें शामिल थे। इसके साथ ही आपको बता दें तमाम और बड़े दिग्गज थे जो इस कमेटी का हिस्सा बने। कमेटी ने 24 दिसंबर 1964 को अपनी रिपोर्ट सरकार को दी। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने 24 दिसंबर 1964 को इस पर मुहर लगा दी, लेकिन कितनी फसलों को कितने दायरे में लाया जाएगा ये तय होना अभी बाकी था। 1965 में 19 अक्टूबर को भारत सरकार के तत्कालीन सचिव कमेटी के प्रस्ताव पर उन्होंने अंतिम मुहर लगाई। इसके बाद 66 और 67 में पहली बार गेहूं और धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया। कीमत तय करने के लिए केंद्र सरकार ने कृषि मूल्य आयोग का गठन किया, जिसका नाम वर्ष 1985 में बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी कि CACP रख दिया गया। एल.के. झा की कमेटी की सिफारिश पर ही वर्ष 1965 में भारतीय खाद्य निगम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। सरकार किसानों से खरीदा अनाज FCI और नाफेड को सौंपती है। इसके बाद आपको बता दें वहां भंडार किया जाता है, जहां से अनाज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत में गरीबों को वितरित किया जाता है। एमएसपी का आकलन करने के लिए CACP खेती की लागत को 3 भागों में बांटता है। A2, A2 प्लस, FAL और C2, A2 में फसल उत्पादन के लिए किसानों द्वारा किए गए सभी तरह के नकदी खर्च जैसे बीज, खाद, ईंधन, सिंचाई आदि की लागत शामिल होती है, जबकि A2 प्लस में FAL में नगद खर्च के साथ में पारिवारिक श्रम यानी कि फसल उत्पादन लागत में किसान परिवार का अनुमानित मेहनताना भी जोड़ता है। वहीं C2 में खेती के व्यवसायिक मॉडल को अपनाया जाता है। इसमें कुल नगद लागत और किसान के पारिवारिक परिश्रम
के अलावा खेत की जमीन का किराया, कुल कृषि पूंजी पर लगने वाला ब्याज भी शामिल किया जाता है। 2018 में केंद्र सरकार की ओर से बजट पेश करते हुए तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि जब किसानों को उनकी फसल का जो दाम मिलेगा वो उनकी लागत का कम से कम 1.5 गुना ज्यादा होगा। सीएसीपी की रिपोर्ट देखेंगे तो पता चलता है कि अभी फसल की लागत पर जो एमएसपी तय किया जा रहा है वो A2 प्लस FAL है। 2004 में प्रोफेसर MS स्वामीनाथन की अगुवाई में राष्ट्रीय किसान आयोग के नाम से जो कमेटी बनी थी उसने अक्टूबर 2006 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। रिपोर्ट में किसानों को C2 लागत पर फसल की कीमत देने की वकालत की गई, जबकि ऐसा नहीं रहा है। तो क्या किसानों को एमएसपी मिलता भी है या ये कितना फायदेमंद है ये भी समझिए। भले ही एमएसपी को लेकर किसान चिंतित हैं या सरकार बार बार कहती है कि एमएसपी पर खरीद पहले जैसी ही होती रहेगी, लेकिन हकीकत कुछ और है। इसीलिए कृषि मामलों में जिस तरीके से तमाम जो जानकार हैं वो कहते हैं कि एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने की मांग है। एमएसपी की व्यवस्था देश में पहले से है, लेकिन क्या ये किसानों को मिलता है? इसे हम कई उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं। इसमें आप ये समझेंगे कि कृषि विधेयकों में एमएसपी का जिक्र ना होने से किसान नाराज क्यों थे। मध्य प्रदेश के जिला हरदा तहसील हंडिया के गांव देवास के रहने वाले एक किसान हैं राहुल पटेल, जो मूंग से इस साल 3.5 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। ये सीधे तौर पर कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि बारिश अच्छी हुई, मैंने 80 एकड़ में मूंग लगाई, कीटों के प्रकोप के कारण पैदावार घट गई। पहले प्रति एकड़ 6 से 7 कुंटल मूंग होती थी, इस बार 4 से 5 कुंटल प्रति एकड़ ही निकल पाई। नुकसान हमें फसल काटते ही हो गया। रही सही मंडी की बात, तो यहां पर हरदा मंडी में मूंग की कीमत जुलाई में 5,300 से 5,500 रुपए थी। 5,400 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से 200 कुंटल मूंग बेचा गया। सरकारी दर के हिसाब से आप देखेंगे तो 3.5 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। पिछले साल की बात करें तो 6,000 से 9,000 रुपए कुंटल में मूंग बेचा गया था। पैसों की जरूरत होती तो 200 कुंटल बेचना पड़ा। आगे कहा गया कि लॉकडाउन में किसानों को हुए नुकसान से राहत देने के लिए केंद्र की सरकार ने 14 खरीफ फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी की थी। बढ़ोतरी के बाद मूंग की एमएसपी 7,196 रुपए प्रति कुंटल और उड़द की एमएसपी 6,000 रुपए प्रति कुंटल हो गई। 2016 में एमएसपी पर नीति आयोग की भी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आई थी, जिसके मुताबिक 86% किसानों को यह मालूम था कि सरकार कई फसलों के एमएसपी देती है, लेकिन बुआई सीजन से पहले सही कीमत से 10% किसान ही वाकिफ थे। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि जब उचित मूल्य के लिए बनी सबसे बड़ी व्यवस्था से ही किसान दूर हैं, तो उन्हें सही कीमत कैसे मिलेगी? 2019 में 19 राज्यों के 18,267 लोगों के बीच में जिस तरीके से बातचीत हुई, उन्होंने कहा, अपनी राय, अपनी समस्याओं को उजागर किया। 43.6% किसानों ने कहा कि उनके लिए सबसे बड़ी समस्या सही कीमत का ना मिलना है। ये कुल संख्या 4,649 लोगों की रही। सीएसीपी ने खरीफ सीजन 2020-21 को लेकर अपनी वेबसाइट पर रिपोर्ट प्रकाशित की है। इसमें 19-20 की पूरी जानकारी है। केंद्र सरकार ने अभी वर्ष 2020 से 21 के लिए 14 खरीफ फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी की है। रिपोर्ट में राज्यवार अलग अलग फसलों की जानकारी भी दी गई है। इसके मुताबिक अगर धान की बात करें तो बाजार में धान की कीमत असम में 17%, छत्तीसगढ़ में 10%, तमिलनाडु में 7%, तेलंगाना में 4%, उत्तर प्रदेश में 6% और पश्चिम बंगाल में 2% से ज्यादा कम रही। सरकार की तय एमएसपी के मुताबिक ये एक उदाहरण मात्र है। हालांकि सरकार का दावा है कि एमएसपी का लाभ लेने वाले किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मामलों के राज्य मंत्री राज साहब दानवे पाटिल ने 18 सितंबर को राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में बताया था कि 9 सितंबर तक रबी सीजन में गेहूं पर एमएसपी का लाभ देने वाले 43.33 लाख किसान थे। ये पिछले साल के 35.57 लाख से करीब 22% ज्यादा है। पिछले 5 साल में एमएसपी का लाभ उठाने वाले गेहूं के किसानों की संख्या 2 गुनी हुई है। 16-17 में सरकार को एमएसपी पर गेहूं बेचने वाले किसानों की संख्या 20.46 लाख थी और अब किसानों की संख्या 112% से ज्यादा है। रबी सीजन में सरकार को गेहूं बेचने वाले किसानों में आपको बता दें
सीधे तौर पर मध्य प्रदेश सबसे आगे था, दूसरे नंबर पर पंजाब, उसके बाद हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान इसके बाद था। खरीफ सीजन में एमएसपी पर धान बेचने वाले किसानों की संख्या 2018-19 में 96.93 लाख के मुकाबले बढ़कर 1.24 करोड़ हो गई थी, यानी 28% ज्यादा। खरीफ सीजन 2020-21 के लिए अब तक खरीद शुरू नहीं हुई। 2015-16 के मुकाबले आपको बता दें 70% से ज्यादा है। अब इसका समाधान क्या है? 20 सितंबर को जब राज्यसभा में कृषि से जुड़े 2 बिल, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन सरलीकरण विधेयक 2020 और कृषक सशक्तिकरण संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 को पारित किया गया, तब विपक्ष ने सरकार से एमएसपी पर सवाल पूछे। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि ये विधेयक देश के सबसे अंधकारमय कानून माने जाएंगे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश के किसान और उनकी रोजी रोटी पर आक्रमण कर दिया है। ये देश के सबसे अंधकारमय कानून में से एक है। किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा कैसे, ये सवाल पूछा गया। 15.5 करोड़ किसानों को एमएसपी देगा कौन, ये सवाल पूछा गया। अगर बड़ी कंपनियों ने एमएसपी पर फसल नहीं खरीदी तो उसकी गारंटी कौन देगा? आपने एमएसपी के अनिवार्यता को कानून के अंदर क्यों नहीं लिखा? ये लगातार सवाल पूछा गया। अब तमाम जो प्रक्रियाएं चली, किसान उससे नाराज जाहिर तौर पर दिखाई दिए हैं। किसान चाहते हैं कि उनकी फसल की कीमत पर उनका अधिकार होना चाहिए, इसे तय करने का अधिकार उनके पास में होना चाहिए। देश के प्रसिद्ध निर्यात नीति विशेषज्ञ और कृषि मामलों के जानकार साफ तौर पर यह बात जाहिर करते हैं कि मूल्य में नीति से आय नीति की ओर बढ़ना चाहिए। 9 से 10 और 11 से 12 के बीच में गेहूं का एमएसपी 125% अधिक था, जौ का 110% ज्यादा था, चने 105% ज्यादा था। इसीलिए अब सवाल उठता है कि जब सरकार कहती है कि वो किसानों को अधिक लाभ पहुंचा रही है तो उसमें खास बात क्या है? साफ तौर पर यह कहा जाता है कि यूपीए सरकार भी कहती थी, उसके बारे में उसने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन किसानों को भरोसा नहीं है। किसान पूछते हैं कि वो खरीद मूल्य में बढ़ोतरी के सरकार के दावे को भी खारिज कर देंगे, क्योंकि वो कहीं भी फसल की वास्तविक लागत के आसपास तक नहीं बैठता है। मान लीजिए कि सरकार अपने वादे के मुताबिक एमएसपी दे भी देती है तो क्या हो जाएगा? सरकार अभी भी तय एमएसपी पर तो किसानों से फसल नहीं खरीद पा रही, जबकि सबको पता है कि 6% किसान ही फसल एमएसपी पर बेच पाते हैं। ऐसे में किसानों को एमएसपी की गारंटी मिलनी चाहिए। नए कृषि अध्यादेशों में जब किसानों को कहीं भी फसल बेचने की आजादी दी जा रही है तो यह भी तय किया जाना चाहिए कि किसानों को एमएसपी मिलेगी या नहीं। 200 से ज्यादा किसान संगठन समिति, किसान संघर्ष समन्वय समिति के संयोजक ये साफ तौर पर कहते हैं कि संसद को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाना होगा, ताकि तय रेट से कोई कारोबारी किसान की फसल खरीद ना सके, और खरीदे तो उसे जेल हो। साथ ही किसानों की फसल बुआई से पहले बताया जाए कि उनकी फसल किस दर पर बिकेगी। कृषि विधेयकों में इनका जिक्र नहीं किया गया है। इससे पूरी एमएसपी की व्यवस्था ध्वस्त होती हुई नजर आएगी। चलिए, किसान नेताओं में सरकार के इस बिल के खिलाफ में काफी गुस्सा देखा गया था। उनका कहना है कि ये बिल उन अन्नदाताओं की परेशानी बढ़ाएगा जिन्होंने अर्थव्यवस्था को संभाले रखा है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कोई भी विवाद होने पर उसका फैसला सुलह बोर्ड में होगा, जिसका सबसे पावरफुल अधिकारी एसडीएम को बनाया गया है। इसकी अपील सिर्फ डीएम यानी कि कलेक्टर के यहां पर होगी। इस मुद्दे को लेकर पंजाब में किसान ट्रैक्टर आंदोलन कर चुके हैं। व्यापारी 4 राज्यों में मंडियों की हड़ताल करवा चुके हैं। कुल मिलाकर इसके खिलाफ किसान और व्यापारी दोनों एकजुट हुए। हालांकि केंद्र सरकार इसके लिए सुधार यानी कि एग्री रिफॉर्म की दिशा में मास्टर स्ट्रोक इसको बता रही है। मोदी मंत्रिमंडल ने 3 जून को 2 नए अध्यादेशों पर मुहर लगाई थी। इसमें सीधे तौर पर संशोधन की मंजूरी को सामने रखा गया था, जिसके बाद संसद में मंजूरी मिल गई। अब ये कानून बन गए हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर वो कौन से पहलू हैं जिन्हें लेकर किसानों और व्यापारी दोनों चिंतित हैं। इन कानूनों को लेकर किस बात का डर है जिसे सरकार अर्थव्यवस्था नायकों के दिमाग से निकाल नहीं पा रही, या फिर किसानों और व्यापारियों का अपने भविष्य को लेकर आकलन ठीक नहीं है। दोनों पक्षों का क्या कहना है? मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता और कृषि सेवा कानून क्या कहता है? सरकारी दावे हैं कि इस कानून को सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के मसले पर लागू किया। इससे खेती का जोखिम कम होगा, किसानों की आय में सुधार होगा। असामान्यता का अधिकार जो आधार था
किसान प्रोसेसर्स, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा कारोबारियों, निर्यातकों आदि के साथ में जुड़ने में सक्षम होंगे। किसानों की आधुनिक तकनीक और बेहतर इनपुट्स पर पहुंच सुनिश्चित हो पाएगी। मतलब यह है कि इसके तहत में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया गया, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनीज किसी खास उत्पाद के लिए किसान से कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। उसका दाम पहले से तय हो जाएगा। इससे अच्छा दाम ना मिलने की समस्या खत्म होगी। किसानों का डर क्या कहता है? अन्नदाताओं के लिए काम करने वाले संगठनों और कुछ विशेषज्ञ, कुछ नेताओं का कहना है कि इस कानून से किसान अपने ही खेत में सिर्फ मजदूर बनकर रह जाएगा। केंद्र सरकार पश्चिमी देशों की खेती का मॉडल हमारे किसानों पर थोप रही है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कंपनियां किसानों का शोषण करती हैं, उनके उत्पाद को खराब बताकर रिजेक्ट करती हैं। दूसरी ओर व्यापारियों को डर है कि जब बड़े मार्केट लीडर उपज खेतों से ही खरीद लेंगे तो आड़तियों को कौन पूछेगा, मंडी में कौन जाएगा? कृषि उपज वाणिज्य और व्यापार संवर्धन सुविधा कानून क्या कहता है? सरकारी दावे कहते हैं कि इस कानून के लागू होने से किसानों के लिए एक सुगम और मुक्त माहौल तैयार होगा, जिसमें उन्हें अपनी सुविधा के मुताबिक कृषि उत्पाद खरीदने और बेचने की आजादी होगी। एक देश एक मार्केट बनेगा, कोई अपनी उपज कहीं भी बेच पाएगा। किसानों को अधिक विकल्प मिलेंगे, जिससे बाजार की लागत कम होगी और उन्हें अपने उपज की बेहतर कीमत मिलेगी। इस कानून से पैन कार्ड धारक कोई भी व्यक्ति, कंपनी, सुपरमार्केट किसी भी किसान का माल किसी भी जगह पर खरीद सकते हैं। कृषि माल की बिक्री कृषि उपज मंडी समिति में होने की शर्त हटा ली गई है। जो खरीद मंडी से बाहर होगी उस पर किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगेगा। अब किसानों का डर क्या कहता है ये समझिए। उत्पाद की खरीद मंडी में नहीं होगी तो सरकार इस बात को रेगुलेट नहीं कर पाएगी कि किसानों को एमएसपी मिल रहा है या फिर नहीं। एमएसपी की गारंटी नहीं दी गई। किसान अपनी फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी मांगते हैं। वो इसे किसानों का कानूनी अधिकार बनवाना चाहते हैं ताकि तय रेट से कम पर खरीद करने वाले जेल जा सके। इस कानून से किसानों में एक बड़ा डर यह भी है कि किसान कंपनी के बीच में विवाद होने की स्थिति में कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया जा सकता। एसडीएम और डीएम ही समाधान करेंगे। जो राज्य में सरकार के अधीन काम करते हैं, क्या वो सरकारी दबाव से मुक्त होकर काम कर पाएंगे? व्यापारियों का कहना है कि सरकार के नए कानून में साफ लिखा है कि मंडी के अंदर फसल आने पर मार्केट फीस लगेगी और मंडी के बाहर अनाज बिकने पर मार्केट फीस नहीं लगेगी। ऐसे में मंडियां तो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। कोई मंडी में माल क्यों खरीदेगा? उन्हें लगता है कि ये ऑर्डिनेंस वन नेशन टू मार्केट को बढ़ावा देगा। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में संशोधन को मिली मंजूरी। सरकार का दावा कि देश में ज्यादातर कृषि उत्पाद सरप्लस हैं और इसके बावजूद कोल्ड स्टोरेज प्रोसेसिंग के अभाव में किसान अपनी उपज का उचित मूल्य पाने में असमर्थ रहे हैं, क्योंकि आवश्यक वस्तु अधिनियम की तलवार लटकती रहती है। ऐसे में जब भी जल्दी खराब हो जाने वाली कृषि उपज की बम्पर पैदावार होती है तो किसानों को भारी नुकसान होता है। इसीलिए आवश्यक है कि वस्तु अधिनियम में संशोधन करके अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दाल, उपज, प्याज, आलू आदि को इस एक्ट से बाहर किया जाए। इसके साथ ही व्यापारियों द्वारा इन कृषि उत्पादों की एक लिमिट से अधिक स्टोरेज पर लगी रोक हटा दी गई है। जब सरकार को जरूरत महसूस होगी तो फिर से पुरानी व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। तो एक्ट में जो संशोधन किए गए हैं, किसानों को लगातार ये डर सता रहा है। तो कृषि विधेयकों के पक्ष में तर्क क्या है ये समझिए। कृषि विधेयकों के पक्ष में विशेषज्ञों का तर्क है कि इनके कानून बनने के बाद किसानों को अपने उत्पाद बेचने के लिए कृषि उत्पाद बाजार समितियों यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी या आसान शब्दों में कहें तो कृषि मंडियों पर आत्मनिर्भर नहीं रहना होगा। ये कानून किसानों को अपना उत्पाद पूरे देश में किसी को भी बेचने की छूट देंगे। इससे खरीदारों में प्रतियोगिता बढ़ेगी, किसानों को बेहतर दाम मिलेंगे। अब कानूनी रूप से मान्य बिचौलियों के न होने से किसान सीधे ग्राहकों जैसे रेस्टोरेंट, फूड प्रोसेसिंग कंपनियों इत्यादि को अपना उत्पाद बेच पाएंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो किसानों के फायदे का सौदा है, फिर कृषि विधेयक का विरोध आखिरकार क्यों किया जा रहा है, ये लगातार सवाल है। ऐसा नहीं है कि पूरे देश के किसान कृषि विधेयकों का विरोध कर रहे हैं, बल्कि जिन राज्यों के किसान इन विधेयकों के कानूनी शक्ल लेने के बाद सर्वाधिक प्रभावित हो रहे हैं, वो जरूर विरोध कर रहे हैं। पंजाब और हरियाणा राज्य के किसान इसमें शामिल हैं। दरअसल केंद्र और राज्य सरकार किसानों की
निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य की दर पर गेहूं और चावल सबसे ज्यादा खरीदती है। पंजाब हरियाणा में गेहूं चावल खूब होता है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ सालों में पंजाब हरियाणा का 80% धान और करीब 70% तक गेहूं सरकार ने खरीदा है। ऐसे में कृषि विधेयकों के कानून बनने के बाद इन दो राज्यों के किसानों को उनके उत्पाद की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर न होने से डर सता रहा है। अगर सरकार उनका अनाज नहीं खरीदेगी तो वो किससे अपना अनाज बेचेंगे? अभी तो सरकार अनाज लेकर उसे निर्यात कर देती है या फिर जगहों पर वितरित कर देती है, लेकिन बाद में किसान परेशान हो जाएंगे। उन्हें यह भी डर है कि प्राइवेट कंपनीज या बिजनेसमैन एमएसपी की जगह मनमाने दामों पर उनके उत्पाद की खरीद करेंगे, जिससे किसानों का शोषण होगा। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो देश का किसान हमेशा राजनीति का मोहरा बना है, उस पर केवल राजनीति हुई है। लेकिन अभी किसानों का आंदोलन पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश के साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश तक ही सीमित था, जबकि विपक्ष चाहता है कि इसकी आग पूरे देश में फैले। केंद्र सरकार बिल को लेकर इतनी उतावली क्यों है? बिल को पास कराने में उसने जल्दबाजी क्यों दिखाई? सरकार बिल पर मत विभाजन क्यों तैयार नहीं हुई? सरकार वास्तव में अगर किसान हितैषी है तो इतनी जल्दबाजी दिखाने की क्या जरूरत थी? सरकार बिल लाने के पूर्व इस बिल को क्यों किसानों के बीच लेकर नहीं गई? किसानों की राय लेना सरकार ने उचित नहीं समझा। सरकार विपक्ष के आरोपों पर क्यों सफाई देती रहे? ये तमाम बातें सामने आई। यही काम उसने पहले क्यों नहीं किया? अगर विपक्ष मत विभाजन पर अड़ा था तो ध्वनिमत पर उसने भरोसा क्यों जताया? देश की 80% मेहनतकश आबादी के भाग्य का फैसला जो बिल करने वाला है उसे ध्वनिमत के साथ में इंसाफ क्यों नहीं मिला? यह सवाल लगातार पूछा गया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।